नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में होगा देश दुनिया की खबरों का अपडेट, खेल और राज्यों की सुर्खियां भी होंगी शामिल। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी, 103 दिन बाद नए कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 के पार। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 195 करोड़ दी गई खुराक। कोविड की 3 लहरों से जूझने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने की जोरदार वापसी। संसद को सौंपी गई अमेरिकी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, 2021 में पूरे साल विकास दर रही 8%। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, बेहतर समन्वय पर जोर। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हुए चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस ने 5 सीटों पर हासिल की जीत। 57 सीटों में से 41 पर पहले हो चुका था निर्विरोध निर्वाचन। अमेरिका में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, मुद्रास्फीति 4 दशकों के रिकॉर्ड स्तर 8.6% पर। ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग देखी। हिमाचल प्रदेश की 2 दिन की यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति सुरंग देखने गए। अटल सुरंग कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़ती है। लाहौल स्पीति की सिसु हवाई पट्टी पर राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत बैठक की। ये बातचीत पार्टी अध्यक्ष की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रम भाजपा को जानो श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें ब्रिटेन, स्पेन, फिनलैंड, क्रोएशिया, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के दूत शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी मारा गया। जिले के खांदीपोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस ने कहा कि इस दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाल ही में लश्कर में शामिल हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर दिया है। इन लोगों के पास से 2 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन पिस्तौल बरामद की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। पारित प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिंदी सहित सभी अधिकृत और अनधिकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों के प्रचार प्रसार का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी संबंधी अपना दूत नियुक्त कर दिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग में कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े को उनकी जयंती पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। के.एस. हेगड़े 1977 से 1980 के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि विदेशों से आने वाले विमान यात्रियों के लिए कोविड परीक्षण की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। इस कदम से महामारी के कारण लगा सबसे बड़ा यात्रा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। मशहूर गायक जस्टिन बीबर ने कहा है कि उनके आधे चेहरे को लकवाग्रस्त करने वाले एक दुर्लभ विकार के कारण उन्होंने अपना टूर स्थगित कर दिया है। कई ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बीबर ने इंस्टाग्राम पर साझा किए एक वीडियो संदेश में कहा कि वो रैम्से हंट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इस सिंड्रोम के कारण चेहरे को लकवा मार जाता है। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा नार्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट के 9 दौर के मुकाबले में 7.5 अंकों के साथ विजेता बने। शीर्ष वरीयता प्राप्त 16 वर्षीय जीएम ने शानदार लय को जारी रखते हुए पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजय रहे।
और अब खबरें विस्तार से। देश में 103 दिन के बाद कोविड-19 के एक दिन में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 8,329 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.09% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.69% दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 4,103 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। संक्रमण की दैनिक दर 2.41% दर्ज की गई है और साप्ताहिक संक्रमण दर 1.75% रही। पिछले एक हफ्ते में देश में कोविड के मामले दोगुने हुए हैं। 6 जून को 4,000 से अधिक केस आए थे, 8 जून को 5,000 से अधिक और 9 जून को 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 11 जून को कोविड-19 के एक दिन में 8,000 नए मामले सामने आए हैं। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक देश में 194 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने संसद को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की 3 लहरों का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। वित्त मंत्रालय ने अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में महामारी की दूसरी लहर ने 2021 के मध्य तक आर्थिक वृद्धि पर बहुत ज्यादा असर डाला था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में देरी हुई। भारत के कोविड-19 रोधी टीकाकरण प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि हालांकि वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों ने जोरदार वापसी की और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 के अंत तक भारत की लगभग 44% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका था। मंत्रालय ने कहा कि 2020 में भारत की विकास दर 7% थी। 2021 की दूसरी तिमाही में विकास दर महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई और 2021 में पूरे साल विकास दर 8% रही। साल 2022 की शुरुआत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के चलते भारत को कोविड-19 की तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ा था। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने 2021 में महामारी को देखते हुए उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, हालांकि कोरोना अब न्यू नॉर्मल माना जा रहा है, वैक्सीन की भी अभी तक करीब 195 करोड़ से अधिक खुराकें भी दी जा चुकी हैं, लेकिन जनवरी के बाद पहली बार दैनिक मामलों में भारी उछाल आया है। क्या लगता है कि क्या ये एक और लहर का संकेत है? देखिए दीक्षा, ऐसा कहना अभी संभव नहीं है कि एक और लहर आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये कुछ जिलों तक सीमित है अभी तक का ये मामला। और ऐसे कहें तो 17 जिले ऐसे हैं भारत के जहां की कोविड के बढ़ने की रफ्तार जो है 10% प्रति सप्ताह है और 24 ऐसे जिले हैं जिसमें कि 5 से 10% की रफ्तार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोविड के खतरे से पूरी तरह बाहर आ गए हैं। जो अभी तक जितने विशेषज्ञ हैं वो ये कहते रहे कि कोई भी बड़ी महामारी जब होती है पूरी दुनिया में जिसका रीच होता है उसको पूरी तरह खत्म होने में तकरीबन 4 साल लगते हैं और उन 4 सालों के बीच में अगर आपको हर देश को, हर आदमी को, हर मोहल्ले को पूरी तरह घर में बंद करके लंबी अवधि तक नहीं रखा जा सकता। जब बहुत ज़्यादा खतरा था उस समय लॉकडाउन हुआ, लेकिन जब से ही खतरा जैसे जैसे कम होता गया, लॉकडाउन कम किया गया और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी, लोग आने जाने लगे। और जब लोग आने जाने लगते हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, कल कारखाने, ऑफिस सब कुछ खुलने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी वायरस जो कमज़ोर स्थिति में है और उस कमज़ोर स्थिति में वायरस भी कुछ न कुछ अफेक्ट करता है। और यह इस बात का संकेत भी देता है कि अभी भी हमारी जांच की जो पूरा सिस्टम है, वो जांच का पूरा सिस्टम अभी सही तरीके से काम कर रहा है। और जांच इसलिए भी कराना जरूरी है क्योंकि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, यह भी जांच के माध्यम से पता चलता है। तो अभी तक जो पता चला है जांच के माध्यम से कि कोई नया वेरिएंट नहीं आ रहा है। इसलिए भले ही जो कोरोना पीड़ित लोग हैं या कोरोना के बढ़ने की रफ्तार है वो ज़्यादा हो, लेकिन वो मारक नहीं है, लोग मर नहीं रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम संख्या में हो रही है।
मतलब कहीं ना इसलिए कहीं कह ये सकते कहना हैं कि सही एक रहेगा उछाल कि है, जी, लेकिन एक वेव का ना इसे अभी संभव नहीं है। दीक्षा, वैक्सीनेशन अपना पूरा असर दिखा रही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर भी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने संसद को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये कहा गया है कि कोविड-19 की तीनों लहरों का सामना करने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। ऐसे में अगर भारत की आर्थिक स्थिति की बातचीत की जाए तो तमाम जो नीतियां रही वो कितनी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती दी है। देखिए, निश्चित तौर पे दीक्षा, ये बहुत ही कह सकते हैं कि हमें मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली खबर है। और निश्चित तौर पे जब अमेरिका का फिनांस मिनिस्ट्री इस तरह का रिपोर्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक अध्ययन किया है भारत का, और कई अन्य देशों का भी वे अध्ययन करते हैं, उनकी एक प्रक्रिया है। तो जिस जिस तरीके से हम लोगों ने भी देखा है कि कोविड के जितने फेज हुए और जिस तरह से महामारी थी, लेकिन जनता जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही थी कोविड से लड़ने में भी, और इसके बाद सरकार के जो कार्यक्रम हुए, खासतौर पे गरीब कल्याण योजनाएं जो चली, उसके माध्यम से जो हर घर में लोगों को अनाज पहुंचा, कोविड पीरियड में भी, एक ऐसे समय में भी जब पूरी तरह आना जाना बंद था, वो डिलीवरी सिस्टम काफ़ी चुस्त तरीके से लोगों को राहत पहुंचा रही थी, तो इसने भी लोगों को संबल दिया। और जैसे ही कोविड महामारी की थोड़ी सी रफ्तार कम हुई तो लोग घरों से बाहर आके फिर से आर्थिक गतिविधियों में लग गए। और जो उद्योगपति हैं यहाँ के या छोटे व्यवसायी हैं, उन सारे लोगों ने भी हिम्मत दिखा के कोविड के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा बुलंद किया और अपने सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए। लोगों ने दफ्तरों में आना जाना शुरू कर दिया। तो इस लिहाज से कहें कि भारत ने काफ़ी बहादुरी से, भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने, भारत की राज्य सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने भी इसमें भूमिका निभाई। तो इन सारे लोगों को मिला के कह सकते हैं कि यह जो रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट यहाँ की सच्चाई से कह सकते हैं कि रूबरू भी कराती है कि लोगों ने जिस बहादुरी से सामना किया और उसका नतीजा आ रहा है। और इसीलिए समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके चलते इंडिकेटर दिखाए। दीक्षा, साथ ही ये खबर ये भी कह सकते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आई है देश में। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय परिषदों को अधिकार होता है कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार विमर्श और सिफारिशें कर सकती हैं। इस सम्मेलन के परिणाम को बेहतर समन्वय और काम के लिए लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में 5 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र से बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक ने जीत दर्ज की है। शिवसेना के शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। हरियाणा की 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार विजयी हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। साथ ही कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता और राजनेता जग्गेश और विधान परिषद सदस्य लहर सिंह सिरोया बीजेपी से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 1 सीट पर कांग्रेस के जयराम रमेश विजयी हुए हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस को राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 पर जीत मिली है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी विजयी हुए हैं। बीजेपी के घनश्याम तिवारी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए गए थे। इनमें से विभिन्न राज्यों में कई दलों के 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। 41 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें सक्षम, समर्थ, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, जिसमें युवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवाओं में अतुलनीय ऊर्जा, आत्मविश्वास है। वे जनता से जितना अधिक जुड़ाव रखेंगे, जन संवाद को जितना प्रोत्साहित करेंगे, आमजन में उनके प्रति उतना ही विश्वास अधिक बढ़ेगा। उन्होंने भारतीय संवैधानिक को सर्वश्रेष्ठ भी बताया। हमने
दुनिया में साबित कर दिया है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ अगर पद्धति है तो वो संसदीय लोकतंत्र पद्धति है। और आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अधिकतम शासन इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की चर्चा हो रही है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी की चर्चा हो रही है। ये भारत के लोकतंत्र के इस संसदीय प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ पद्धति और उसके अच्छे परिणाम का ही कारण है कि भारत का लोकतंत्र आज दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है। भारत का लोकतंत्र आज दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है। भारतीय लोकतंत्र पद्धति पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अपनी बात रख रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली। मुश्किल को मेरी हल बड़ा मुश्किल कुशा अली मौला, अली मौला मौला, अली मौला मौला, अली मौला। The India Startup Story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य में कानून स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जिला अधिकारियों के साथ भी बैठक की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑनलाइन रमी खेल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अध्यादेश तैयार करने में राज्य सरकार की मदद के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंदू समिति के अध्यक्ष होंगे। बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने राजस्थान की विधायक शोभा रानी कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी पर कल हुए विरोध के बाद कुल 227 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से प्रयागराज में 67, हाथरस में 50, सहारनपुर में 48, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोग शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है। इस बीच हिंसा प्रभावित इलाकों समेत संपूर्ण जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रही। इंटरनेट सेवाएं निलंबित रही। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोक दिया। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में कड़े प्रशिक्षण के बाद 288 युवा अधिकारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हो गए हैं। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमनदीप सिंह भिंडर पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि रहे। वो 3 कैडेट्स में अफगानिस्तान सहित 8 मित्र देशों के 89 कैडेट भी शामिल हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। सोनिया गांधी ने बिश्नोई को कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य समेत पार्टी की जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत का एक मॉडल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुंबई शहर को समर्पित किया गया। विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने 1961 के गोवा मुक्ति और 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। बिहार में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा पूर्णिया जिले में कांजिया गांव के पास एक निजी वाहन के तालाब में गिर जाने से हुआ। ये लोग एक विवाह समारोह में शामिल होकर किशनगंज जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में मानसून आने से पहले बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई समेत ठाणे और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में प्री मानसून की बारिश हुई। पिछले साल मानसून आधिकारिक रूप में 9 जून को मुंबई आया था। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि समय की मांग है कि किसानों की रक्षा की जाए और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए हर तरह से उनकी मदद की जाए। उपराष्ट्रपति आज हैदराबाद में रायथू नेस्तम प्रकाशन की पुस्तक प्रकृति सायनाम को विमोचन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने किसानों को कृषि से जुड़ी दूसरी गतिविधियों और तकनीक को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पशुपालन से उन्हें खाद और जैव उर्वरक मिलेगा जो जैविक खेती में मददगार बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को संबद्ध गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो किसानों को अतिरिक्त आय देगा और उन्हें खेती की अनिश्चितताओं से बचाएगा। उन्होंने किसानों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हुए स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसानों के पक्ष में सकारात्मक रुख दिखाने के लिए मीडिया, वैज्ञानिक बिरादरी और समाज के लोगों का आह्वान किया। प्रकृति सायनाम पुस्तक उन 100 किसानों की सफलता की कहानियों का वर्णन करती है जो जैविक और पारंपरिक खेती में स्थानांतरित हो गए हैं। Love and live with the nature. Nature, culture together for better future. Pasu Sampada, Desa Sampada. Cattle wealth is a national wealth and చెప్పారు। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यहां जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों से बातचीत की और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने जैविक और प्राकृतिक खेती में जुटे युवा किसानों की भी तारीफ की। Before 10 years, we have tried traditional farming, and we are successfully running. And we are preparing jaggery, and we sell rice and all. It is good for health, and it makes us better as a person. इसमें हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि चावल, देसी चावल जो होता है, जो हमारा अद्भुत वित्तन जो होता है, वो वित्तन को हम संरक्षित कर रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद में। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारत की तरफ से श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत की जाने वाली ईंधन आपूर्ति की आखिरी खेप इस महीने के अंत में श्रीलंका पहुंच जाएगी। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचन विजय शेखर ने कहा है कि भारत से ऋण सुविधा के तहत डीजल की अंतिम खेप 16 जून को आएगी, जबकि पेट्रोल की अंतिम खेप 22 जून को यहां पहुंचेगी। गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहा श्रीलंका ईंधन खरीद के लिए पूरी तरह भारत से मिलने वाली ऋण सुविधा पर निर्भर है। भारत ने उसे शुरुआत में $50 करोड़ की ऋण सहायता दी थी और उसके बाद $20 करोड़ की अतिरिक्त सहायता भी दी थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी कह चुके हैं कि भारत के अलावा किसी भी अन्य देश ने ईंधन खरीद के लिए श्रीलंका की मदद नहीं की है। अमेरिका में मुद्रास्फीति मई महीने में 4 दशकों के रिकॉर्ड स्तर 8.6% पर पहुंच गई है। गैस, खानपान और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से अमेरिका में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 में उपभोक्ता कीमतें एक साल पहले की तुलना में 8.6% बढ़ गई। इसके एक महीने पहले अप्रैल में उपभोक्ता कीमतें एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में
8.3% बढ़ी थी। माह दर माह आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें अप्रैल की तुलना में मई में 1% बढ़ गई। ये वृद्धि मार्च की तुलना में अप्रैल में हुई 0.3% की वृद्धि की तुलना में काफी ज्यादा है। मुद्रास्फीति में इस तीव्र वृद्धि के लिए विमानों के टिकट से लेकर रेस्टोरेंट के खाने तक के बिल जैसी हर एक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हुई वृद्धि जिम्मेदार रही है। वहीं वर्धा के रहने वाले दाबीर शेख कबाड़ टायरों से कई प्रकार के गमलों का निर्माण करते हैं और इनमें पेड़ पौधे लगाते हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं अनोखे गमलों की इन झलकियों के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।